और 10 के बाजार की अब शुरुआत हो गई है। 10 के बाजार में मार्केट महारथी से हम शुरुआत करेंगे और आज मार्केट महारथी में बाजार के एक बहुत ही दिग्गज एमके ग्लोबल के एमडी कृष्ण कुमार कारवा हमारे साथ हैं। कारवा साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। सर, हम नया रिकॉर्ड बनाने के बाद हम देख रहे हैं कि अब थोड़ा थोड़ा सा ना प्रेशर आया है। 19,600 के आसपास का निफ्टी है, बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा नीचे आया है और हम ट्रिगर्स खोज रहे हैं। एक तो एफआईज लगातार बेच रहे हैं। अब क्रूड को हम देख रहे हैं कि $95 के आसपास है। डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं कि 106 के आसपास का है। तो इन तमाम संकेतों के बीच में भारतीय बाजारों को आप किस तरह से देख रहे हैं और यहां से अगर चलना है तो आपको लगता है कि ये कंसोलिडेशन वाला फेज थोड़ा सा लंबा खींचेगा या फिर एक टेम्पररी गिरावट हम इसको कहें और यहां से बाजार फिर से तेज चाल भरता हुआ दिखाई देगा? कि पिछले 6 महीने में अपने देखें तो मार्केट्स काफी स्ट्रांग रहे हैं। स्मॉल मिड कैप वगैरह में तो 35-40% इंडेक्स बढ़ा है और स्टॉक्स वगैरह तो मे बी 100% भी काफी स्टॉक बढ़े हैं। तो कंसोलिडेशन फेज में आपने जैसे कहा कि मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है एंड रनिंग करेक्शन भी बोल सकते हैं कि कुछ कुछ सेक्टर्स में मूवमेंट आता है, कुछ सेक्टर रुक जाते हैं। जैसे कि अपने देखे पिछले 2 हफ्ते में पीएसयू बैंक्स वगैरह में अच्छा मूव आया। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट तो अभी भी बहुत पॉइंट है एंड सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शंस हो रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि ग्लोबल माहौल थोड़ा सा बिगड़ते जा रहा है इन टर्म्स ऑफ वहां पे इंटरेस्ट रेट्स वगैरह और बढ़ने की संभावनाएं भी बनती जा रही है। और यहाँ लोकल मार्केट्स में फ्लोज कंटिन्यूज टू बी रोबस्ट। लोकल फ्लोज तो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं अभी भी, बट एसपीआई आउटफ्लोज है। बट ठीक है ना, आई मीन लोकल फ्लोज की वैल्यू अब मेरे ख्याल से थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। तो बाहर के फ्लोज थोड़े नेगेटिव भी रहते हैं, तो उससे इन्वेस्टर्स को कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। आई थिंक पोर्टफोलियो पे ध्यान दें, अपने पोर्टफोलियो पे एंड इंडेक्स को नजरअंदाज रखें। बिकॉज इंडेक्स में 2-3 हैवी वेट्स हैं जो कि चल नहीं रहे हैं, उसकी वजह से भी इंडेक्स थोड़ा रुका हुआ लग रहा है। तो आई थिंक स्टॉक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रखना चाहिए और जहां पे वैल्यूएशन अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स के FY26 में डिस्काउंट कर रहे हैं तो उन स्टॉक्स पे जरूर प्रॉफिट बुकिंग का उनको ध्यान रखना चाहिए। राइट। मॉर्निंग मिस्टर कारवा, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि ज़्यादा चिंता की बात होनी चाहिए। जिस तरह की स्ट्रक्चरल स्टोरी इंडिया की है और कई बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स की, इंटरनेशनल ब्रोकिंग फर्म्स की भी जिस तरह के व्यूज़ आते हैं इंडिया पे, वो कमेंट्री और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। नोमुरा का जो रीसेंट व्यू इंडिया स्ट्रैटेजी पर भी आया, तमाम सारे रीज़न है, स्ट्रक्चरल स्टोरी, चाइना +1 थीम, लेकिन उन्होंने कहा थोड़ी सी वीकनेस रह सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन इसे आपको यूज़ करना चाहिए। लेकिन ये विंडो अपॉर्चुनिटी की बहुत ज़्यादा बड़े समय नहीं रहेगी। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये तो क्लियर है कि इन्वेस्ट करना है, लेकिन कौन से समय में इन्वेस्ट करना है, कब एंटर कर लेना चाहिए, इस पर व्यूअर्स क्या व्यू बनाए? देखिए, बियॉन्ड द पॉइंट अपने टाइमिंग मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हैं। सो जो जो सेक्टर या स्टॉक जहां आपको लगता है कि आपको इन्वेस्ट करना है, तो वहां आपको शुरुआत मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यू शुड अपने कोशिश करनी चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। बिकॉज बहुत डिफिकल्ट है किसी का भी मार्केट टॉप या मार्केट बॉटम पकड़ना। तो जो सेक्टर या जो स्टॉक्स इन्वेस्टर्स को लग रहे हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, तो वहां पे अगर आपको लग रहा है कि करंट प्राइसेस में वैल्यूएशन अपने फेवर में है, तो शुरुआत इन्वेस्ट करने की शुरुआत कर लेनी चाहिए। ब्रॉडली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मार्केट से निकलिए मत, इन्वेस्टेड रहिए। मीडियम टर्म अच्छा ही है, बट स्टॉक स्पेसिफिक जहां पे भी वैल्यूएशन आपको लग रहा है बहुत महंगा है, तो वहां से एग्जिट करके उन स्टॉक्स में जहां पे आपको लग रहा है कि वैल्यूएशन रीजनेबल है, मैनेजमेंट ठीक है और अपॉर्चुनिटी ग्रोथ की बेटर है, तो वहां पे मूव करना चाहिए। और बहुत ज्यादा टाइमिंग करेंगे तो गाड़ी मिस हो जाएगी। आई मीन यू विल मिस द बस। नहीं सर, आपके जो नॉलेज है और आपका जो एक्सपीरियंस है उससे काफ़ी कुछ गेन हमको मिलता है और आप ये कह रहे हैं कि टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल गोल्डन वर्ड्स हैं आपके से। अच्छा कारवा जी, एक चीज़ मेरे को पता करनी थी, क्योंकि मेरे को ग्राफिक्स के ज़रिए पता लगा कि आप इमामी पे बुलिश हैं। एक तो मेरे को ज़रा ये पता करना है कि आप इमामी पे बुलिश क्यों हैं, और मेरे को साथ में फिर ये भी पता करना है कि कंजम्पशन वाले ज़्यादातर शेयर्स पे आप बुलिश हो क्या। वो इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन का शायद घटता हुआ क्रम एक काम आ जाए। मेरे को जरा ये आपसे पता करना है। देखिए, सबसे स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं कहूंगा नहीं।
बट रूरल कंजम्पशन जरूर पिकअप हो रहा है। तो जहाँ पे भी जो स्टॉक्स जहाँ पे रूरल कंजम्पशन फोकस्ड है, वहां पे आपको जरूर अपॉर्चुनिटीज, जहाँ वैल्यूएशन रीजनेबल है, वो स्टॉक्स में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड कोई कोई कंपनियों में एक्सटर्नल रीजंस भी हैं, जैसे कि कोई प्लेज वगैरह भी हटे होंगे, उसकी वजह से भी अपॉर्चुनिटीज आपको कंजम्पशन के बास्केट में ऐसे भी दो चार कंपनियां हैं जहाँ पे प्रमोटर्स की पर्सनल प्लेज वगैरह है, उन्होंने एग्जिट्स वगैरह लिए हैं, उसकी वजह से ना प्लेज वगैरह हट गए हैं। तो वो कारण से भी स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बेसिकली वैल्यूएशन जहाँ पे रीजनेबल है कंजम्पशन कंपनीज में भी, और कोई कोई कारण एक्सटर्नल कारण की वजह से भी जहाँ पे वैल्यूएशन घटे थे ना, वो एक्सटर्नल कारण निकल गए हैं, तो वो स्टॉक्स में आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ओवरऑल कंजम्पशन बास्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड है, बिकॉज वैल्यूएशन मोस्ट ऑफ द कंपनीज के बहुत ही महंगे हैं। कुछ मिड साइज कंपनीज है जहां पर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ग्लोबल की टॉप होल्डिंग की लिस्ट देख रहे थे, उसमें ना बैंकिंग स्टॉक्स भी हैं, वो दिग्गज जो थोड़े से अभी अंडर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि लंबी अवधि में तो पैसा बनाते ही हैं। आईसीसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, थोड़ी सी सुस्ती अभी आ रही है। तो क्या ये वो समय आ गया है कि अगर किसी के पास कैश अगर बचा हो तो थोड़ा सा और डिप्लॉय कर दे, या फिर थोड़ा सा भी इंतजार करे? तेजी कब शुरू होगी, ये क्या लग रहा है आपको? देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स, बैंकिंग सेक्टर में टेलविंड्स है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड थोड़ा सा उनमें निम्स में प्रेशर आ सकता है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़े बढ़ रहे हैं उनके। बट क्रेडिट ग्रोथ वगैरह में कहीं पे भी कोई वहां पे कोई हेडविंड नहीं है। बट वहां पे ओवर ओनरशिप और अंडर ओनरशिप का जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो बड़े शेयर्स हैं प्राइवेट बैंक्स में, वहां पर ओवर ओनरशिप बहुत ज्यादा है, भले ही वो लोकल फंड्स के हो या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो या एफपीआई हो। तो इंक्रीमेंटल पैसा वहां पे नहीं जा रहा है। और इंक्रीमेंटल पैसा जो भी जहां पे भी अंडर ओन स्टॉक्स है, जैसे कि आपने देखे कि पीएसयू बैंक में बहुत अच्छी रैली हुई है, तो जहां पे भी अंडर ओनरशिप है इस बैंकिंग सेक्टर में, और सभी बैंक्स नाउ वैल्यूएशन वाइज जो बैंक्स अट्रैक्टिव है और ग्रोथ वगैरह, मोटा मोटा सभी बैंक्स अच्छे इंडस्ट्री के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, और सबके पास कैपिटल एडिक्वेसी भी रीजनेबल है। तो इन्वेस्टर जो इंक्रीमेंटल पैसा लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि उनको चीपर बैंक्स या जहां पे अंडर ओनरशिप है वो बैंकों में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो शायद रिटर्न्स बेटर बनेंगे। ओके, तो ये अंडर वैल्यूड स्पेसेस हैं, लेकिन क्योंकि मिस्टर कार्वा हमने देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप उनकी जिस तरह की मूव दिखी है, और अब आप एसआईपी का भी ट्रेंड देखें, पिछले 6 महीने में जितना फ्लोज है वो मैक्सिमम मिड कैप स्मॉल कैप में गया है। थोड़े से फ्रॉती भी हैं कई सारे स्टॉक्स, और एक्सपेंसिव है, इंडिया एक्सपेंसिव ट्रेड करता ही है। लेकिन मिड कैप में कौन सी ऐसी पॉकेट्स है जिनमें आप अब भी बने रहेंगे? ऑनेस्टली तो काफी पीएसयू बैंक्स है वो अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी में ही आते हैं। तो ने नॉर्मली मिड कैप स्मॉल कैप सोचते हैं तो पीएसयू बैंक्स एक अलग कैटेगरी में ले लेते हैं। बट वैल्यूएशंस और ग्रोथ के हिसाब से तो वहां पे अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज बनी हुई है। सो दैट इज वन सेगमेंट। दूसरा मुझे लगता है कि स्पेक्केम, दैट इज स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट, जहाँ पे पिछले 12-18 महीने से थोड़े हेडविंड है, वैल्यूएशंस भी काफी करेक्ट हुए हैं, तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल होते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हेडविंड्स वगैरह भी जितने भी उस सेक्टर में थे वो काफी हद तक हट गए हैं। तो मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई भी इन्वेस्ट करेंगे उस सेगमेंट में, तो टॉप 3-4 कंपनीज में, तो वहां पर इन्वेस्टर्स को अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनेगी। तो दैट इज वन सेगमेंट। सिमिलरली मुझे लगता है कि एग्रोकेमिकल सेक्टर, वहां पे भी आप देखेंगे तो बिकॉज ऑफ ग्लोबल ओवर स्टॉकिंग वगैरह, काफी कंपनियों के रिजल्ट्स वगैरह लास्ट पिछले 2-3 क्वार्टर से वीक आए हैं। एंड सिमिलरली लोकल भी थोड़ा ओवर स्टॉकिंग था। तो माहौल उन बिजनेसेस में भी मुझे लगता है कि वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। तो थोड़ा सा अगर 18 से 24 महीने के हिसाब से अगर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें, तो इन्वेस्टर्स को अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज या रिटर्न बन सकते हैं। बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो फ्लेवर्स या फ्लेवर ऑफ द सीजन वाले सेक्टर्स हैं, जैसे कि डिफेंस है, आपके रेलवेज वगैरह, यहाँ पे ऑर्डर बुक वगैरह बहुत स्ट्रांग है, तो मार्केट ने उन ऑर्डर बुक को, उन कंपनीज को डिस्काउंट भी कर दिया है। तो जहाँ पर हेडविंड्स है और वैल्यूएशन रीजनेबल है, होपफुली आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां बेटर अपॉर्चुनिटीज बनेंगे।
ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही सर। एक्चुअली मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि रेलवेज और डिफेंस में क्या करें। आपने खुद ही कह दिया कि मार्केट ने बहुत सारी चीज़ों, खैर जैसे इनकी ऑर्डर बुक है उसको डिस्काउंट भी कर दिया। सर एक दो सेगमेंट और है जहाँ पे ना रुक रुक के ट्रस्ट आ रहा है, वो है फार्मास्यूटिकल्स। ऐसा नहीं कि शेयरों ने परफॉर्मेंस दिखा के प्रूव नहीं किया कि वो अब बुल रन में आ चुके हैं, बट फिर भी उतना ट्रस्ट नहीं आ रहा। सर एक बार आपका टेक चाहिए फार्मास्यूटिकल्स पे। देखिए, अगर अपने देखें, अगर फार्मा इंडेक्स के हिसाब से तो ओवर लास्ट 3 साल के हिसाब से देखें तो काफी अंडर परफॉर्म किया है। एंड उसमें 2-3 कारण भी है, बट कि ओवरसीज जो जेनरिक मार्केट है वहां पे प्राइस करेक्शंस काफी स्टीप थे और ओवर स्टॉकिंग वगैरह भी हो गया था कोविड की वजह से, कोविड के समय। मुझे लग रहा है कि वहां पे भी अभी अपॉर्चुनिटीज बेटर होती जा रही है। कुछ हद तक बोल रहे हैं कि प्राइस करेक्शन वगैरह भी जो वहां हो रहे थे यूएस में वो भी रुक गए हैं। एंड काफी कंपनियां हैं वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी की है, जो कि स्पेशलिटी फार्मा वगैरह में काफी फोकस किए हैं। तो वैल्यूएशंस काफी कंपनियों के रीजनेबल हैं। तो मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी बन रही है, माहौल बन रहा है फार्मा कंपनीज में। एंड थोड़े से शेयर्स आप देखेंगे तो इम्प्रूव हुए भी हैं बॉटम से। तो वही मैंने कहा कि जहां पर आपको हेडविंड्स दिख रहे थे और जो हेडविंड थोड़े दूर हो रहे हैं एंड अभी भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। तो फार्मा में तो आपको 3-4 अलग अलग सेगमेंट, सब सेगमेंट भी हो गए, डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन वाले हो गए, क्रैम्स हो गए और ओवरसीज फोकस्ड कंपनीज। तो तीनों में 2-3 कंपनियां ऐसी जरूर है जहां पर आप, आई मीन, मार्केट में भी है और लार्ज कैप में भी है, जहां पर आपको रीजनेबल रिटर्न्स विद मिनिमल रिस्क आपको बन सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स को जरूर उनमें इन्वेस्ट करने के इन्वेस्टिगेट, आई मीन, इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दो तीन सेगमेंट सेक्टर्स जो आपको पसंद आते हैं उसमें पीएसयू बैंक्स में पीएसयू बैंक्स रहेंगे, स्पेशलिटी केमिकल रहेगा और फार्मा पॉकेट्स आपको पसंद आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कारवा आज समय देने के लिए, ये सारी इंटरेक्शन हमारे साथ करने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।